स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, आपको याद होगा वर्ष 2003 जब इराक में बंकर के अंदर घुसकर सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना पकड़ती है। आपको वह भी याद होगा जब एबटाबाद में नेवी सील ने एक ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को उसके घर में पकड़कर दबोचा था। और अगर मैं आपसे कहूं कि 3 जनवरी की रात यानी कि वर्ष 2026 के जस्ट शुरू होते ही एक सैन्य ऑपरेशन नहीं किया गया बल्कि एक राजनीतिक जादू की चाल चली गई। पूरी दुनिया सो रही थी और दक्षिण अमेरिका के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक निकोलस मादुरो अपने कथित अभेद्य सुरक्षा घेरे से अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। न कोई लंबी जंग चलती है, न हफ्तों का घेराव होता है, न यूएन का कोई रेजोल्यूशन आता है। अमेरिका कहता है कि हमने जस्टिस किया, वेनेजुएला कहता है किडनैपिंग हुई है, और सच इन दोनों के बीच में कहीं दबा हुआ है। आज हम उस सच को समझने का प्रयास करेंगे, उस सच की परतों को खोलेंगे जिसमें और उन तकनीकों की बात करेंगे जिन्होंने बिना युद्ध लड़े युद्ध लड़ा, और उन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे जिन सवालों का जवाब शायद कोई सरकार नहीं देना चाहती, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक ट्रेलर भी है। दोस्तों, तारीख थी 3 जनवरी की, और 3 जनवरी की इस तारीख में रात 2 बजे के आसपास कैराकस में बिजली नहीं गिरी, उसे डिजिटल रूप से बंद कर दिया गया। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्राइक हो सकती है। ऐसी क्षमताएं जो बिना एक गोली चलाए पूरे शहर को डिजिटली ब्लाइंड कर देती हैं, इंटरनेट बंद कर देती हैं, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाता है, रेडियो कम्युनिकेशन अस्थिर हो जाता है। चश्मदीद ये बताते हैं कि उन्होंने पारंपरिक फाइटर जेट वहां पर नहीं देखे, सिर्फ खामोश साये देखे। कुछ विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह नई पीढ़ी की स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स थी जिनका अस्तित्व आज भी ऑफिशियली स्वीकार तो नहीं किया गया है। यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन पैटर्न एक साफ दिखाई देता है कि अगर सूचना मर जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है, तभी जाकर के सत्ता का पतन किया जा सकता है। अचानक बिजली कटौती होती है, उसके बाद संचार नेटवर्क ठप पड़ जाता है, और संचार नेटवर्क ठप पड़ने के इस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को अब आप समझ सकते हैं। यह कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, इसका एक बड़ा असहज हिस्सा भी है। मादुरो एक घोस्ट प्रोटोकॉल में रहा करते थे, लगातार लोकेशन बदलते थे, सीमित सिक्योरिटी सर्कल था उनके पास, और एक जगह पर शायद ही उन्होंने कभी रात बिताई हो। फिर भी अमेरिका का जो स्पेशल फोर्स है वो सीधे उनकी लोकेशन तक पहुंचता है, और यहीं सबसे खतरनाक सवाल उठता है कि क्या अंदर के किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला था। इन्वेस्टिगेटिव सर्कल में चर्चा है कि सत्ता के बिल्कुल भीतर से किसी क्रिटिकल नोड ने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया। अमेरिका ने वर्षों से मादुरो पर अरबों का इनाम घोषित कर रखा था। यह गिरफ्तारी से बाहर से कम की गई, अंदर से ज्यादा आसान लगती है, और इतिहास बताता है सत्ता गिरती है तो अक्सर दीवारें नहीं बल्कि वफादार टूटते हैं। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा, इस ऑपरेशन के जो चरण हैं वो कई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और राडार का दमन किया जाता है, फिर संचार में व्यवधान और नियंत्रण किया जाता है, और उसके बाद सटीक जमीनी निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन किया जाता है मादुरो का। यहां थोड़ा सा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा पीछे इसको समझने की कोशिश करते हैं। आरोप लगाया गया अमेरिका के द्वारा कि ये बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे हैं अमेरिका को बर्बाद करने का। लेकिन क्या वास्तव में यह ड्रग्स की कहानी है, या यह तेल और मनी की कहानी है, करेंसी की कहानी है? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, और हाल के वर्षों में मादुरो सरकार चीन और रूस के साथ नॉन डॉलर एनर्जी सेटलमेंट का प्रयोग कर रही थी, जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी यूएस के लिए। अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि अगर यह एक प्रेसिडेंट बन जाता तो पेट्रो डॉलर सिस्टम को पहली बार गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ढह जाती। लेकिन सच यह है कि अमेरिका अपने वित्तीय वर्चस्व की जो हिलती हुई नींव है उसको देख नहीं सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इतिहास हमें एक सबक देता है कि रिसोर्सेज रेयरली कॉज वॉर्स बट दे ऑलवेज डिसाइड देम। अब महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप हमारा थंब देख रहे होंगे तो ट्रम्प के हाथ में जो नाम है उस नाम के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखाई देता है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन और निकोलस मादुरो। यह महज नाम नहीं है, यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रूवन पैटर्न है, एक रणनीति है जो बार बार दोहराई जा रही है। स्टेप 1 में सबसे पहले डिमोनाइज करना है, दुनिया को यह समझाना है कि एक
दानवीकरण जैसा करना है कि यह नेता दुनिया के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए एक खतरा है। स्टेप 2 में उसको क्रिमिनलाइज करना है, उसका आपराधिक ढांचा बनाना है और उसे दुनिया के सामने यह बताना है कि यह तानाशाह है, आतंकी है, अपराधी है। और आप देखेंगे इन तीनों में सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा। और इसके बाद तीसरा है आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, प्रतिबंध लगाइए और बहुत सारा दबाव उन्हें महसूस कराइए। इसके बाद आता है स्टेप 4, जहां पर न्यूट्रलाइज किया जाता है। अंतिम कार्यवाही यह है कि उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है, यह सिर्फ अमेरिका का फैसला नहीं है, बल्कि उस ब्रॉडर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का हिस्सा है जहां पर अलायंस की साइलेंट कोऑर्डिनेशन असंभव नहीं मानी जाती है। जब मादुरो लक्ष्य नहीं थे, यहां पर एक वास्तव में वह एक केवल नोट थे। यह संदेश बीजिंग और मॉस्को को दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको समझना होगा। जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि यह नार्को आतंकवाद से मुकाबले के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए है और मानवाधिकार संरक्षण के लिए है, लेकिन वास्तव में सत्यता यह है कि यह क्षेत्रीय प्रभाव और लाभ के लिए है, राजनीतिक उत्तोलन के साथ साथ भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए है। आप देखिए इस पूरी घटना से किसको फायदा हो रहा है। अगर हम एक ईमानदार सवाल इसके बाद पूछें कि कल अगर कोई दूसरा देश अमेरिका के किसी नेता को अपराधी घोषित करे और वॉशिंगटन से उठा ले जाए, तो क्या अमेरिका इसे वैध मानेगा? नहीं। और यहीं पर इंटरनेशनल लॉ का पैराडॉक्स सामने आता है। यूरोप जो वास्तव में हमेशा एक प्रोपोगेंडा करता है यूक्रेन के मामले में, यूक्रेन की संप्रभुता पर लगातार यूरोप से आपको नैतिक भाषण सुनने को मिलेंगे, भारत पर अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध देखने को मिलेंगे, आज बस कंसर्न जता रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि सिद्धांत हमेशा ताकत के बाद आते हैं और नैतिकता अक्सर संसाधनों से बंधी हुई होती है। यहां पर इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम वैश्विक प्रतिक्रियाओं के बाद, जहां पर रूस और चीन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी चीन पूरे तरीके से मामले को देख रहा है, लेकिन अगर हम इसको इंडिया से कनेक्ट करें तो वेनेजुएला को अगर हम इंडिया की नजर से देखें तो यह कोई दूर की घटना नहीं है। यह बदलती हुई दुनिया का संकेत है, जहां ताकत अब भी दखल दे सकती है, लेकिन उसकी नैतिकता अपने आप स्वीकार नहीं की जाती। आज दुनिया डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में नहीं बटी है, असली बंटवारा है इंटरवेंशन और सॉवरेनिटी के बीच में। और इसी बिंदु पर इंडिया की स्थिति अपने आप मजबूत होती चली जाती है। जब किसी देश में बाहर से दखल होता है तो ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों के मन में एक सवाल उठता है, आज वो कल हम। इंडिया वहां अलग दिखता है क्योंकि उसका इतिहास किसी पर शासन बदलने का नहीं रहा है, बल्कि अपने रास्ते पर इंडिया हमेशा टिका रहा है। यही वजह है कि इंडिया की बात पर शक कम होता है। इंडिया न किसी कैंप का अंध समर्थक है, न किसी के विरोध में खड़ा होकर के नारा लगाता है। यही संतुलन उसे कॉर्नर होने से बचाता भी है। अमेरिका को इंडिया चाहिए ताकि वो दिखा सके कि वो अकेला नहीं है। रूस और चीन को भी इंडिया चाहिए ताकि वह अपने विरोधी समूह को पूरी तरह से बंद होने से बचा सके। और छोटे देशों को इंडिया चाहिए क्योंकि वो इंडिया पर भरोसा कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे काम की ताकत बनती है। इंडिया बिना झुके तकनीकी की बात कर सकता है, रक्षा में साझेदारी बढ़ा सकता है, ऊर्जा की जरूरतें अपनी हिसाब से पूरी कर सकता है और कोई सीधे दबाव नहीं बना पाता। पाबंदियों की धार यहीं पर थोड़ी सी कुंद होती है। इंडिया को छूट नहीं मांगनी पड़ती, कई बार वो चुपचाप मिल जाती है। धीरे धीरे एक और बदलाव दिखता है कि इंडिया अब सिर्फ किसी बातचीत का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि वह बातचीत की भाषा तय करने लगता है। चीन की ताकत बेशक अभी तक बनी हुई है, लेकिन उस ताकत पर भरोसे की कमी भी साथ साथ चलती है। अमेरिका की शक्ति भी बनी हुई है, लेकिन उसकी नैतिक पकड़ बहुत ढीली होती जा रही है। और इन दोनों के बीच इंडिया एक ऐसा देश है जो मजबूत है पर डरावने वाला नहीं है, प्रभावशाली है पर किसी पर हावी नहीं होता। और यही असली खेल है। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला इंडिया को किसी ग्रुप में नहीं ढकेलता, किसी गुट में नहीं ढकेलता, और बल्कि दुनिया को उस सोच के करीब लेकर जाता है जिस पर इंडिया सालों से बहुत ही स्टैग्नेंट होकर खड़ा है। और यह इंडिया का अचानक उभरना नहीं है, यह दुनिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यह दौर स्थिरता के जोर पर नहीं आता, यह भरोसे के दौर पर आता है। और भारत का यह स्टैंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब मुद्दे पर वापस कि क्या ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व खत्म हो गया? अगर हम सैन्य रूप से कहें तो हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन रणनीतिक रूप से यह अभी भी चल रहा है। मादुरो अमेरिका की हिरासत में हैं, उन पर मुकदमा चलेगा, लेकिन उन्होंने जो प्रेसिडेंट छोड़ा है वह कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल केवल वेनेजुएला का नहीं है, अब सवाल यह है कि क्या आज की दुनिया में कोई भी राष्ट्रपति
वास्तव में सुरक्षित है, या हम चुपचाप एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां कानून नहीं ताकत फैसला करेगी? आप क्या सोचते हैं कि क्या यह ग्लोबल जस्टिस है या फिर आने वाले अराजक युग की शुरुआत? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। अब आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देता हूं, हमारा जो जीएस का बैच है प्रतिज्ञा, वह जनवरी बैच लॉन्च हो रहा है। स्टडी IQ IAS हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम के तीनों बैचेस एक साथ लॉन्च हो रहे हैं। और इस बैच में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको P2I कोर्स दिया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से इसमें आपको मिलेगा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी, जहां पर आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा और वह आपकी सारी आवश्यकताओं, समस्याओं को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पर सारी बुक्स, मटेरियल्स भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस भी रेगुलरली दी जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अगर चाहें तो इसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारी ऐप या वेबसाइट पर जाकर के डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और सारे ब्रोशर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज 4 तारीख को इसका एक बड़ा ऑफर आया है हमारा, जो खत्म हो रहा है। आज अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको हमारे हर कोर्स पर, किसी भी स्टडी IQ के कोर्स पर 50% ऑफ दिया जाएगा फीस में, और इसके साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी, यानी कि 18 महीने का कोर्स आपको 36 महीने के लिए मिलेगा, प्लस फीस आपको आधी ही देनी होगी। यह कब मिलेगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड फैकल्टी कोड होता है, मेरा कोड है। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, तो जल्द कीजिए, ये मौका ना चूके, क्योंकि इससे बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। न्यू ईयर की खुशियों में स्टडी IQ के इस कोर्स को भी ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।